जो परिसीमन विधेयक है उसका विरोध तो पूरे देश के पैमाने पर हो रहा है, और उसको अगर जबरदस्ती लादने की कोशिश हुई तो हो सकता है कि ऐसी पार्टियां भी जो आज एनडीए का साथ दे रही हैं वो भी कहीं उसमें एनडीए के खिलाफ खड़ी हो जाए। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि वो लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही लाने के रास्ते की तरफ एक कदम बढ़ाने का वो तरीका है। और निश्चित तौर पर सब अनुभवी नेता है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या तमिलनाडु के हमारे डीएमके के साथी हो, सारे अनुभवी लोग हैं और सब लोग ये जानते हैं कि आरएसएस का और बीजेपी का इरादा क्या है। वो परिसीमन बिल उस तरफ की उस दिशा में चलने वाला एक बड़ा और मजबूत कदम है। निश्चित तौर पर उसको रोकने की कोशिश होगी, और ऐसा कोई भी बिल अगर आएगा जो लोकतंत्र को आघात पहुंचाता हो तो निश्चित तौर पर उस पर बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के लोग लड़ेंगे, और विरोधी दल जितने हैं वो सारे लोग लड़ेंगे और लड़ करके उस विधेयक को रोकने की कोशिश करेंगे। जी विनीता। सर, क्या होता है कि जब संसद चल रही होती है तो उस वक्त ये तो वो विधेयक हो गए जिसका जिक्र मैंने किया, कुछ एक दो ऐसी प्लानिंग है जो कि पर्दे के पीछे की और कई बार अचानक से टपक के आती है, क्योंकि अब संसद में उसकी प्रोसीडिंग के अलावा भी बहुत कुछ हो जाता है जिसकी शिकायत अक्सर विपक्ष करता रहा है कि आपने ये प्रोसेस से नहीं किया, आपने इसको तरीके से नहीं लेके आए। तो ये वाली इसको चाणक्य बुद्धि कहें या कोई श्रूड बुद्धि कहें, जो अचानक से चीज़ों को लेके आना, फिर चेंज ओवर दिखाना, फिर कोई बड़ा बदलाव दे देना और डाइवर्जन ऑफ न्यूज़ हो जाना, उस वक्त में बहुत सारी प्लानिंग होती है। नहीं, ये इन्होंने किया है कि पहले 100 से ज्यादा सांसदों को बर्खास्त कर दिया, फिर कुछ चीजें पास कर दी, तो अब वो स्थिति तो नहीं रह गई है। विरोधी दल पहले कमजोर हुआ करते थे, अब विरोधी दल में इनकी संख्या में बहुत कम अंतर है। अब वो नहीं कर सकते कि अचानक सांसदों को बर्खास्त कर दें, नहीं ये कर सकते हैं कि हंगामा शुरू कर दें उनके लोग, और हंगामे में एक बीच में अचानक लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति वो किसी बिल का अनाउंस कर दे कि इस बिल को हाँ कहिए या ना कहिए, तो और हाँ और ना में हाँ को पास हुआ और करके पास कर दे। वो स्थिति अब रह नहीं गई है, और लोग भी जागरूक हैं, लोग इसमें चौकन्ना है, इसीलिए सारी पार्टियां 3 लाइन व्हिप जारी कर देती हैं। जब भी ऐसी कोई संभावना होती है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो 3 लाइन व्हिप जारी हो जाता है। दूसरे जो बड़ी चीज हो रही है वो ये हो रही है कि इंडिया गठबंधन की जो फ्लोर मीटिंग है वो रेगुलर करीब करीब रोज हो जाती है, या हर दूसरे तीसरे दिन हो जाती है। खड़गे साहब जो नेता विरोधी दल सबसे सीनियर है राज्यसभा में, उनके यहाँ पर फ्लोर मीटिंग आए दिन या करीब करीब रोजाना हो जाती है, और उसमें रणनीति तय हो जाती है। दूसरी बात, कोई लोग अनजान नहीं है, सरकार के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है, आपको ध्यान होगा राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अब तो सरकार और संस्थाओं से लोग मुझे सब बातें बताने लगे हैं, और ये बात नरेंद्र मोदी को भी पता है कि मुझे सब कुछ पता है। ये बयान उनका कई बार 3-4 बार दिया हुआ, आपको याद होगा। तो अंदर से भी चीजें अब निकल करके आने लगी हैं। जो लोग अंदर संस्थाओं में बैठे हुए हैं या अधिकारी लोग बैठे हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, उनके भी बच्चे परेशान हैं, वो लोग भी महंगाई से परेशान है, इस तरह वो भी सरकार से परेशान हो चुके हैं। तो अब वो जो सिस्टम होता है, जब वो खुद भी अंदर से परेशान होने लगता है तो वो विपक्षी दलों को सूचनाएं देता है, उनको बताता है, उनको आगाह करता है, और विरोधी दल उसी हिसाब से अपनी मजबूत रणनीति बना लेते हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़े हो जाते हैं सदन में। और जब इतनी बड़ी संख्या विरोधी दल की 200 से ज्यादा हो और वो जब मजबूती से खड़े हो जाते हैं तो किसी अनाप शनाप किसी बिल को मनचाहे तरीके से पास करना इतना आसान नहीं होता है। मेरा तो क्योंकि शोध कार्य जो पीएचडी है, जिसमें मुझे संसदीय पुस्तक पुरस्कार भी मिला हुआ है डॉक्टर कश्यप साहब के साथ, वो संसदीय कार्रवाई पर भी है, उसी के ऊपर मेरा शोध कार्य था जो किताब के रूप में छपा है, संसद और विपक्ष। तो इसलिए मैं उसके बारे में जानता हूँ। वो काम इतना आसान नहीं होता है। हाँ, संख्या जब कम थी, जब लोग कम थे, मुख्य विरोधी दल खुद ही 50 से नीचे था, उसको विरोधी दल की मान्यता भी नहीं थी, तब वो काम करना आसान था, लेकिन अब वो काम करना इतना आसान नहीं बनी था। मतलब ये कि आपको क्या लग रहा है कि नंबर गेम जो है संसद का, ये तो पिछले टाइम में क्योंकि बीजेपी ने काफी कलेक्ट करने की कोशिश की है ना, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लीजिए आप, नहीं आप ये देखो ना, अभी आप देखो संसद में अभी आ रहा था कि प्रद्युमन बिल आएगा, बात कर लीजिए। नहीं अभी देखो अभी आ रहा था कि प्रद्युमन बिल आएगा, लेकिन सरकार पीछे हट गई। और इसी तरह एक आध बिल का और मामला था, लेकिन सरकार इस तुम्हारे सदन में जो घोषणा है जिन बिलों के आने की, उन बिलों में उसका नाम नहीं है, उन बिलों के भीतर उन बिलों का नाम नहीं है, क्योंकि सरकार ने अंदाज उसको क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर जाते नहीं नहीं वनिता, सरकार ने कोशिश की 2/3 बहुमत लाने की, उसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया, अन्य पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें असफल साबित हुए। जब असफल हो गए
तो फिर मजबूरी में उनको बिलों को रोक के रखना पड़ा, क्योंकि पीछे ऑलरेडी वो हार चुके हैं, एक बार बिल ला करके मुंह की खा चुके हैं, महिला विधेयक के नाम पर उसको लिंक करके लेके आए थे और पूरी तरह से हार गए थे। अब वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार और जब वो हार जाएंगे, उसकी गूंज और उसका माहौल पूरे देश तक जाता है और देश की जनता को पता लगता है कि सरकार तो हार रही है और सरकार जनता की निगाह में कमजोर होती है, इसलिए ऐसा काम ये करेंगे नहीं। सर एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि परिसीमन बिल अभी आया नहीं है, तो इसकी वजह से जाति जनगणना को बड़ी तेजी से कराने की कोशिश, चर्चाएं हो रही थी कि नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, 1 महीना पहले होंगे, क्योंकि जाति जनगणना होगी, फिर उसके हिसाब से परिसीमन को, क्योंकि पहले तो जाति जनगणना जरूरी है, उसके हिसाब से तो आगे परिसीमन करेंगे। वनिता, पहले ये था कि उत्तर प्रदेश के या जो दूसरे प्रदेशों के चुनाव होने हैं वो नवंबर में करा लिए जाएंगे, लेकिन अब तो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद ही घोषित कर दिया है कि ये चुनाव अपने समय पर होंगे और 22 मई उसकी तारीख है विधानसभा की। तो निश्चित तौर पर अब ये चुनाव जाएंगे, मार्च अप्रैल में जाएंगे चुनाव, अपने अपने टाइम पर जाएंगे ये, क्योंकि 22 मई उन्होंने तारीख घोषित कर दी। 22 मई वो तारीख होगी जिस तारीख को विधायकों ने शपथ ली होगी, तो उस तारीख को उन्होंने मान लिया कि तब तक विधानसभा का अपना वो है, और वो कानून भी वही है। तो चुनाव तो अब बाद में चला गया। और जहां तक जाति जनगणना का सवाल, या जनगणना, जाति जनगणना न कहकर इसको जनगणना कहिए। जनगणना जो पिछले जो समय हो जानी चाहिए थी, 2011 के बाद नहीं हुई थी, 10 साल बाद होती है। जी जी, 10 साल बाद होती है और वो 2011 के बाद नहीं हुई थी, वो ड्यू थी, ओवर ड्यू हो चुकी है। वो जनगणना फरवरी में शुरू हो रही है और फरवरी में व्यापक पैमाने पर ऑलरेडी उसका काम शुरू हो गया है। उसके 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में जनगणना के नाम पर पहले मकानों की जनगणना होती है, घरों की जनगणना, जनगणना नहीं, घरों की गणना, घरों की गणना होती है और फिर जनगणना होती है। घरों की गणना के नाम पर 33 सवालों के लिस्ट लेकर के तमाम शिक्षक लोग हम लोग के घरों में घूम रहे थे, और घर में आपके क्या है, किस चीज की छत है, कैसा बाथरूम है, इत्यादि इत्यादि तमाम सवाल थे उसमें, वो लोग करके गए। उसके बाद फिर दूसरे पार्ट पर जनगणना शुरू होती है कि कौन कौन लोग हैं, कितनी उम्र है, क्या करते हैं, कितनी आय है, इत्यादि इत्यादि तमाम सवाल उसमें होते हैं। तो वो सवाल फरवरी से शुरू होने वाला है और वो जनगणना होगी, तो उसमें इस बार जाति जनगणना उसमें जुड़ी हुई है अपने आप। कि पहले जात के नाम पर जनगणना नहीं होती थी, अब की वो जाति जनगणना उसके अंदर जुड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर वो जनगणना हो जाएगी। और वो जरूरी भी है, वो न्याय के लिए जरूरी है कि एक बार पता लग जाए कि समाज में किसकी कितनी आबादी है, कौन कितने लोग हैं, कौन कमजोर है, कौन लोग बहुत कमजोर है, किनके घर में कुछ भी नहीं है, किनके घर में छत भी ठीक से नहीं, कच्चे मकान है, या किनकी आय कितनी है, ये सारी जानकारियां हो जाना। और वो अगर जात के उसको, वो तो जनगणना भी हो जाएगा, लेकिन जात के नाम पर भी पता लग जाए तो कोई भी कानूनी निर्णय लेना, फैसले करना आसान हो जाएगा, तो वो शुरू हो जाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।